में हम न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे, न्यूटन की गति का तृतीय नियम। तो थोड़ा हम रिवाइज कर लें। न्यूटन की गति का जो प्रथम नियम है, तो न्यूटन की गति के प्रथम नियम में हमने सीखा कि यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो विरामावस्था में रहेगी, यदि वह गतिशील है तो उसी वेग से उसी दिशा में वह निरंतर गतिमान रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगे। मीन्स यदि उस पर नेट फोर्स, उस वस्तु पर नेट फोर्स जीरो हो तो उस पर त्वरण भी जीरो होगा। मीन्स वह वस्तु एक समान वेग से या नियत वेग से गतिमान रहेगी, कांस्टेंट। या तो गतिमान है तो, यदि विराम में है तो वह विराम में ही रहेगी। मीन्स यदि उस पर नेट फोर्स जीरो है तो यदि वह गति कर रही है तो उसका त्वरण भी शून्य होगा और वह एक समान या नियत वेग से गतिमान रहेगी। और यदि उसका नेट फोर्स शून्य है, वस्तु विराम अवस्था में है, तो भी त्वरण उसका शून्य होगा और वह वस्तु विराम में रहेगी। मतलब उसकी वेलोसिटी नियत रहेगी, या तो जीरो या तो कांस्टेंट। ठीक। और दूसरा नियम हमने पढ़ा F इक्वल dp/dt। मीन्स जो बल है वह क्या है, संवेग में परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती है। या ये कहें कि समय के साथ जब बल लगाया जाता है किसी वस्तु पर, तो समय के साथ उसके संवेग में परिवर्तन होता है। अब न्यूटन का जो थर्ड लॉ है वह कहता है प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा विपरीत प्रतिक्रिया होती है। किसी वस्तु पर बल लगेगा या किसी वस्तु पर हम क्रिया करेंगे तो वह वस्तु हमें विपरीत प्रतिक्रिया देती है। ठीक। इसके लिए मान लेते हैं कोई वस्तु है, इस वस्तु पर हम यदि इधर 3 न्यूटन का बल लगाएं इस डायरेक्शन में, और इस डायरेक्शन में भी हम 3 न्यूटन का बल लगाएं, तो क्या होगा, ये वस्तुएं एक दूसरे के बल के प्रभाव को निरस्त कर देंगी और वह वस्तु वहीं पर स्थिर रहेगी, वहीं पर रहेगी वस्तु, कहीं खिसकेगी नहीं, क्योंकि ये दोनों बल परिमाण में बराबर और दिशा में विपरीत होने के कारण एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देंगे। अतः इस बॉडी पर लगने वाला जो नेट फोर्स होगा वह जीरो होगा और वह वस्तु वहीं पर नियत रहेगी, कहीं नहीं खिसकेगी। ठीक है। अब थर्ड लॉ की बात करें तो मान लेते हैं कि कोई m द्रव्यमान की वस्तु है। ठीक। इसको ऐसे किसी संपर्क तल में रखा गया है, तो इस वस्तु पर एक भार mg नीचे की ओर लगेगी, जिसको हम क्या कहेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना, जो कि पृथ्वी क्या करती है, अपने सेंटर की ओर इस वस्तु को खींचती है, स्मॉल m द्रव्यमान की वस्तु को। तथा ये सरफेस भी इस पर नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा, सरफेस किस पर, स्मॉल m द्रव्यमान की वस्तु पर। ठीक है। मीन्स ये दोनों बल कैसे होंगे, ये दोनों बल क्रिया बल प्रतिक्रिया बल बराबर होंगे और विपरीत होंगे। तो ये दोनों बल विपरीत हैं और बराबर भी हैं, तो क्या हो जाएगा, नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर हो जाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स के, गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर हो जाएगा। ठीक है। इस कंडीशन में तो पहला चीज हम नोट करेंगे, क्रिया व प्रतिक्रिया बल अलग अलग वस्तुओं पर लगते हैं। तो हमने देखा ये स्मॉल m द्रव्यमान की वस्तु है और इसी वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है और इसी वस्तु पर हम नॉर्मल रिएक्शन देख रहे हैं, तो जो कि न्यूटन के थर्ड लॉ पर आधारित नहीं है। मीन्स क्रिया व प्रतिक्रिया बल अलग अलग वस्तुओं पर लगना चाहिए। मीन्स हम कहें कि ये कोई स्मॉल m द्रव्यमान की वस्तु है, इस पर mg भार नीचे की ओर कार्य कर रहा है तथा नॉर्मल रिएक्शन इस पर कार्य कर रहा है ऊपर की ओर। तो एक ही वस्तु पर ये दोनों बल कार्य कर रहे हैं, अतः यह न्यूटन के थर्ड लॉ पर आधारित नहीं है। इसके लिए हम क्या देखेंगे, इसके लिए हम देखें यहीं पर, तो ये कोई स्मॉल m द्रव्यमान का कोई पिंड है, इस पर एक भार लगेगा mg नीचे की ओर। मीन्स पृथ्वी अपने केंद्र की ओर इस स्मॉल m द्रव्यमान की वस्तु को आकर्षित करेगी, तो ये स्मॉल m द्रव्यमान की वस्तु भी इस पृथ्वी को उतने ही परिमाण से अपनी ओर आकर्षित करेगी। और दूसरी चीज, ये जो बॉडी है स्मॉल m द्रव्यमान का कोई पिंड है, वह इस सरफेस पर एक बल लगाएगा नीचे की ओर। ठीक। कौन लगाएगा, स्मॉल m द्रव्यमान की वस्तु सरफेस पर। तो ये सरफेस भी स्मॉल m द्रव्यमान की वस्तु पर
एक बल लगाएगी, प्रतिक्रिया बल। ठीक है, तो अब यहां पर देखें तो ये दोनों अलग अलग बॉडीज पर लग रहे हैं ना। यहां पे देखो सरफेस पर लग रहा है इस पिंड के कारण बल, और इस पिंड पर लग रहा है इस सरफेस के कारण बल। मींस स्मॉल NHM इक्वल है, मतलब सरफेस पर इस पिंड के द्वारा लगाया गया बल मींस क्रिया बल, और सरफेस के द्वारा पिंड पर लगाया गया बल मींस विपरीत प्रतिक्रिया बल। ये दोनों बल बराबर होंगे, और ये न्यूटन के थर्ड लॉ को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि प्रतिक्रिया व प्रतिक्रिया बल, क्रिया और प्रतिक्रिया बल अलग अलग वस्तुओं पर लगते हैं। तो हम देख रहे हैं कि ये जो बल हैं वह अलग अलग वस्तु पर लग रहे हैं। सरफेस पर लग रहा है पिंड के कारण, तथा पिंड पर लग रहा है सरफेस के कारण। दूसरा है क्रिया व प्रतिक्रिया बल दोनों वस्तुओं पर एक ही क्षण लगते हैं। ठीक, तो क्रिया और प्रतिक्रिया बल दोनों एक ही क्षण पर लगेंगे। जैसे हमने इस मार्कर को आगे की ओर फेंका, तो जितने बल से हमने इसको आगे की ओर फेंका उतना ही बल ये हम पर भी लगाई। मीन्स उसी क्षण पर हमें प्रतिक्रिया बल देखने को मिलता है। जैसे हम दीवार पर जोर से ऐसे मारे अपने हाथों से, तो हमारे हाथों पर भी उतना ही बल या उतने ही परिमाण का बल हमारी हाथों पर भी लगेगा, हमें चोट लग सकती है। हम जितने बल से दीवार को धक्का लगाएं, ठीक है, या दीवार पर चांटा मारे जितने जोर से, उतने ही परिमाण से हमारे हाथों पर भी उतना ही बल लगना है। मीन्स प्रतिक्रिया और क्रिया बल उसी क्षण पर कार्य करते हैं। हम ऐसा नहीं कह सकते कि हमने पहले क्रिया करी, फिर कुछ समय के बाद हमको प्रतिक्रिया देखने को मिली। तो फिजिक्स में क्रिया और प्रतिक्रिया बल दोनों एक ही क्षण पर अलग अलग वस्तुओं पर देखने को मिलता है। और बल सदैव युग्म में होते हैं। जैसे ही क्रिया बल अप्लाई हुआ वैसे ही प्रतिक्रिया देखने को मिल जाएगी। मीन्स बल सदैव युग्म में होंगे, हमेशा पेयर में होंगे। ठीक, युग्म मीन्स पेयर, हमेशा पेयर में होंगे। ऐसा नहीं कि हम एक बल को लेकर के और न्यूटन के थर्ड लॉ को बता दें। और क्रिया प्रतिक्रिया बल सेम नेचर के होते हैं। मीन्स जैसे यहाँ पर देखें हम, सेम नेचर के कहने का मतलब कि यहाँ पर ये जो भार mg नीचे की ओर है, वह कैसा भार है? वह गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। और ये क्या है? ये कांटेक्ट फोर्स है, मीन्स संपर्कीय बल है। ये है संपर्कीय बल, है ना। संपर्क से मिल रहा है। स्मॉल m द्रव्यमान की पिंड किसी सरफेस पर रखी हुई है, तो ये सरफेस इस m द्रव्यमान की वस्तु पर प्रतिक्रिया बल लगा रहा है, मीन्स संपर्कीय बल है ये। और ये स्मॉल mg क्या है? अर्थ के द्वारा इस पिंड पर लगाया गया बल, गुरुत्वाकर्षण बल। तो ये दोनों बल अलग अलग हैं, संपर्कीय बल अलग है, गुरुत्वाकर्षण बल है अलग है। तो क्रिया प्रतिक्रिया बल सेम नेचर के होने चाहिए। मीन्स यदि यहाँ गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है तो यहाँ भी गुरुत्वाकर्षण बल लगे, है ना। हमने देखा कि जब पृथ्वी अपनी तरफ इस पिंड को स्मॉल mg द्रव्यमान से आकर्षित करती है, तो ये पिंड भी पृथ्वी पर उतना ही बल लगाता है। मीन्स ये दोनों बल कैसे हुए? ये दोनों बल सेम नेचर के हुए, सेम लाइक दैट हियर। यहाँ देखें तो ये पिंड सतह पर बल लगा रही है, कैसा बल? संपर्कीय बल। तो ये सतह भी इस पिंड पर संपर्कीय बल लगा रही है। मीन्स ये दोनों बल आपस में बराबर होंगे, मतलब ये न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन को फॉलो करेंगे। ठीक, मतलब थर्ड लॉ ऑफ मोशन पढ़ने के लिए न्यूटन की गति का तृतीय नियम पढ़ने के लिए हमें ये 4 पॉइंट को अच्छे से पता होना चाहिए कि क्रिया और प्रतिक्रिया बल हमेशा अलग अलग वस्तुओं पर लगेंगे, एक ही वस्तु पर हम नहीं निकाल सकते। ठीक, जैसे यहाँ पर हमने देखा कि कोई पिंड है, इस पर गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है और इसी वस्तु पर प्रतिक्रिया बल भी लग रहा है। ठीक है ना। क्रिया प्रतिक्रिया बल एक ही वस्तु पर लगे तो वह न्यूटन की गति का तृतीय नियम नहीं होगा। वहां पे क्रिया व प्रतिक्रिया बल दोनों वस्तुओं पर एक ही क्षण लगना चाहिए। क्रिया बल जितने समय लगे उतनी ही समय पर प्रतिक्रिया बल भी लग जाए। जैसे ही क्रिया वैसे ही प्रतिक्रिया उसी क्षण पर। ये बल सदैव युग्म में होनी चाहिए। मीन्स प्रकृति में ऐसा कोई भी बल नहीं है, ऐसा कोई भी वस्तु नहीं है जो
जिस पर युग्म में बल न लग रहा हो, मीन्स उस वस्तु पर क्रिया भी हो रही है और प्रतिक्रिया भी हो रही है। क्रिया प्रतिक्रिया बल सेम नेचर के होनी चाहिए, ठीक है ना, सेम नेचर के होने चाहिए। मीन्स यदि गुरुत्वाकर्षण बल है, क्रिया बल गुरुत्वाकर्षण है, प्रतिक्रिया भी गुरुत्वाकर्षण बल होना चाहिए। यदि क्रिया बल संपर्कीय बल है तो प्रतिक्रिया बल भी संपर्कीय बल होना चाहिए। यदि क्रिया बल तनाव है तो प्रतिक्रिया बल भी तनाव होना चाहिए। यदि क्रिया बल स्प्रिंग है, स्प्रिंग फोर्स है, तो प्रतिक्रिया बल भी स्प्रिंग फोर्स होना चाहिए। मीन्स समान सेम नेचर के होने चाहिए ये जो बल हैं, क्रिया प्रतिक्रिया बल, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लें, इसके बाद हम इसके कुछ एग्जाम्पल करवा दें। ठीक है, तो एग्जाम्पल में आता है कि कुएं से यदि हम पानी से भरी बाल्टी को रस्सी की सहायता से बाहर खींचें, ठीक, रस्सी की सहायता से हम पानी से भरी बाल्टी को खींचें ऊपर की ओर, खींचें, तो खींचने पर क्या होगा, यदि हम खींचेंगे तो हम क्रिया बल लगा रहे हैं, ठीक है। अब जैसे ही पानी से भरी बाल्टी है तो हम क्रिया बल लगाएंगे तो वह बाल्टी भी हम पर प्रतिक्रिया बल लगाएगी, ठीक है, बाल्टी भी हम पर प्रतिक्रिया बल लगाती है। और यदि मान लेते हैं कि रस्सी कहीं से टूट जाए, रस्सी कहीं से टूट जाए तो प्रतिक्रिया बल समाप्त हो जाती है और हम पीछे की ओर गिर पड़ते हैं या हमें पीछे की ओर धक्का लगता है, ठीक। इसी प्रकार जैसे बंदूक से दागी गई गोली, बंदूक से हम क्या करें, बंदूक से हम गोली दागें, तो बंदूक से गोली दागने पर, बंदूक से गोली दागने पर यहां पर बारूद जलने लगता है और बारूद जलने के कारण गोली जो है वह अत्यधिक तीव्र वेग से आगे की ओर बढ़ने लगती है। चूंकि गोली का द्रव्यमान बहुत कम होता है और बंदूक का द्रव्यमान अधिक होता है, ठीक है, बंदूक का द्रव्यमान अधिक होता है, किसके द्रव्यमान से, गोली के द्रव्यमान से। तो गोली जो है कम द्रव्यमान की होती है, अतः ये अत्यधिक वेग से आगे बढ़ती है और जितने फोर्स के साथ आगे बढ़ती है ये उतना ही फोर्स इस डायरेक्शन पर भी लगाती है बंदूक पर, तो बंदूक चलाने वाले को पीछे की ओर धक्का महसूस होता है। ठीक इसी प्रकार नाव, फिर तीसरा आता है नाव। तो नाव से कूदने पर नाव पीछे की ओर चला जाता है, ऐसा क्यों? जब हम नाव से कूद रहे होते हैं तो हम जितना बल नाव पर लगाते हैं आगे कूदने के लिए, नाव भी हम पर उतनी ही प्रतिक्रिया बल लगाती है, जिसके कारण हम आगे जंप कर पाते हैं और नाव पीछे की ओर हट जाती है। ठीक, हमें रेत पर चल पाना कठिन प्रतीत होता है, रेत पर हमें चलने में कठिनाई होती है। जब हम रेत पर चल रहे होते हैं तो हमारे पैर जो है रेत में धंस जाते हैं, जिससे हमें प्रतिक्रिया बल बहुत ही कम मिल पाता है, अतः हमें रेत में चलने में कठिनाई होती है। ठीक इसी प्रकार हम बर्फ पर बिल्कुल नहीं चल पाते, क्यों? क्योंकि बर्फ में घर्षण बिल्कुल नगण्य होता है और घर्षण नगण्य होने के कारण हमें प्रतिक्रिया बल मिल ही नहीं पाता, अतः हम बर्फ में नहीं चल पाते। ठीक है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। जब कोई व्यक्ति तैरता है तालाब में या नदी में, तो वह क्या करता है, अपने हाथों से पानी को पीछे की ओर ढकेलता है, मतलब क्रिया बल लगाता है, तो पानी भी उस पर प्रतिक्रिया बल लगाती है, जिसके कारण वह आगे की ओर तैर पाता है। और हम जितने बल से क्रिया बल लगाते हैं, हम उतनी ही तेजी से तैर पाते हैं। ठीक है, ये था न्यूटन के गति का तृतीय नियम और इसके कुछ एग्जाम्पल, है ना। तो हमें इन चारों चीज़ों को बिल्कुल याद रखना है कि क्रिया और प्रतिक्रिया बल अलग अलग वस्तुओं पर लगते हैं और एक ही क्षण बल लगते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया बल दोनों, और बल सदैव पेयर में होंगे और ये सेम नेचर के होंगे। ठीक है ना, ये चीज़ हमें याद रखनी है। और प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यह है न्यूटन के गति का थर्ड नियम। ठीक, धन्यवाद।